यह कहानी है दो बचपन की सहेलियों का, जिनका नाम राधा और सुगंधा टोड था, जो अपने अपने ससुराल में तमाम कठिनाइयों, बंदिशों और सामाजिक रूढ़ियों से जूझती है। लेकिन वे हार मानने की बजाय अपने अनुभवों से न सिर्फ खुद को मजबूत बनाती है, बल्कि पूरे गांव की महिलाओं के लिए बदलाव की मिसाल बन जाती है। यह कहानी बताती है कि ससुराल सिर्फ त्याग की जगह नहीं, बल्कि बदलाव की शुरुआत भी हो सकती है, बशर्ते एक स्त्री के साथ कोई दूसरी स्त्री खड़ी हो, एक सच्ची सहेली बनकर। यह सिर्फ दो औरतों की नहीं, हर उस स्त्री की कहानी है जो अपने अधिकार, सम्मान और सपनों के लिए खड़ी होती है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं, और अगर कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। गांव हरिपुर के एक छोर पर बसी थी छोटी सी बस्ती, जहां खेतों की हरियाली और मिट्टी की सौंधी खुशबू से वातावरण सदा महकता रहता था। इसी बस्ती में दो इंसेपरेबल सहेलियां रहती थीं, राधा और सुगंधा। बचपन से साथ खेले, साथ पढ़े और हर सुख दुख में एक दूसरे का हाथ थामे रखने का वादा किए, ये दोनों अब जवानी की दहलीज पर थीं। राधा शांत स्वभाव की, सीधे सादे विचारों वाली लड़की थी, जबकि सुगंधा थोड़ी चंचल, थोड़ी नटखट, पर दिल की उतनी ही साफ। दोनों की जोड़ी को देखकर गांव की महिलाएं अक्सर कहा करती थीं, इन दोनों का साथ तो 7 जन्मों का है। राधा के पिताजी एक मामूली किसान थे और सुगंधा के पिता गांव के स्कूल में मास्टर जी। हालांकि दोनों परिवार मध्यम वर्गीय थे, फिर भी दोनों बेटियों के विवाह की तैयारियां पूरे जोशो खरोश से चल रही थीं। संयोग ऐसा था कि राधा और सुगंधा की शादी एक ही महीने में तय हुई थी। राधा की शादी पास के गांव धानीपुर के एक शिक्षक रविकांत से हुई और सुगंधा ब्याही गई दूर के कस्बे सीतापुर के एक व्यापारी हरिओम से। विदाई का दिन दोनों सहेलियों के लिए सबसे कठिन था। एक तरफ विवाह की खुशी थी, तो दूसरी ओर एक दूसरे से बिछड़ने का गम। राधा ने सुगंधा का हाथ थामते हुए कहा, तू तो दूर जा रही है सुगंधा, कैसे रहूंगी मैं तेरे बिना। सुगंधा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने राधा को गले लगाते हुए कहा, चिट्ठियां लिखना मत भूलना, और हां, जब भी तेरी ससुराल आऊंगी तेरे गांव जरूर आऊंगी। दोनों सहेलियां आंसुओं से भीगी रहीं, जैसे आसमान खुद उनके दर्द में शामिल हो गया हो। ससुराल की पहली सुबह राधा के लिए सब कुछ नया था। नया घर, नए रिश्ते और सबसे बड़ी बात, नए नियम। रविकांत का परिवार पढ़ा लिखा था और अपेक्षाकृत सुसंस्कृत। सासू मां सख्त थीं, लेकिन न्यायप्रिय, और रविकांत अपने व्यवहार से राधा को धीरे धीरे ससुराल को घर बनाने में मदद कर रहे थे। राधा ने सवेरे उठकर पहली बार रसोई में कदम रखा। घूंघट से ढंका चेहरा, हाथ में थाली और मन में हजारों सवाल। सबको चाय पसंद है या दूध? सासू मां को कितना मीठा चाहिए? और देवर जी, उन्हें क्या पसंद है? धीरे धीरे उसने सबके स्वभाव को जानना शुरू किया। अपनी सादगी और विनम्रता से उसने सबका दिल जीत लिया। रविकांत की बहन माया ने तो उसे कुछ ही दिनों में अपनी सबसे अच्छी दोस्त मान लिया। दूसरी ओर सुगंधा का ससुराल उसके लिए कुछ अलग था। हरिओम के परिवार में रिवाजों की जकड़न थी। बहू को कम बोलना चाहिए, मुस्कान भी संयमित हो, और सवाल तो बिल्कुल नहीं। सुगंधा जैसी चुलबुली लड़की के लिए यह सब बेहद कठिन था। पहले दिन ही जब उसने सासू मां से पूछा, अम्मा जी, मैं अपनी पसंद का कुछ बना सकती हूं क्या, तो उन्हें यह बात नागवार गुजरी। उन्होंने तीखे स्वर में कहा, बहू, यहां पर परंपराएं पहले आती है, फिर पसंद नापसंद। हरिओम अपने काम में व्यस्त रहते थे और सुगंधा की भावनाओं को समझने की कोशिश बहुत कम करते थे। सुगंधा हर रोज मन ही मन राधा को याद करती, काश तू होती तो ये सब सहना आसान हो जाता। सुगंधा ने एक दिन अपनी उदासी को कागज पर उतारने का निश्चय किया और राधा को एक चिट्ठी लिखी। राधा, मेरी प्यारी सखी, यहां सब कुछ वैसा नहीं जैसा मैं सोचती थी। हंसना यहां अपराध है और बोलना बगावत। तुझे बहुत याद करती हूं। तेरे बिना ये ससुराल घर नहीं, कोई जेल सा लगता है। तू बता, वहां सब कैसे हैं? राधा को जब ये चिट्ठी मिली, उसकी आंखें भर आईं। उसने तुरंत उत्तर लिखा, मेरी सुगंधा, तेरे शब्दों ने मेरे दिल को छू लिया। मुझे भी तेरी बहुत याद आती है। यहां सब ठीक है, पर तेरे बिना मन खाली लगता है। तू हिम्मत रख, तेरी हंसी ही तेरी ताकत है। अगर कुछ भी सहन से बाहर लगे तो मुझे बता, मैं जरूर आऊंगी। हमारी दोस्ती इतनी कमजोर नहीं।
दोनों की चिट्ठियां अब उनके जीवन का सहारा बन गई थीं। जहां एक ओर राधा अपनी ससुराल को प्यार से सींच रही थी, वहीं सुगंधा हर दिन अपने अस्तित्व को बचाने की जद्दोजहद में लगी थी। 6 महीने बीत चुके थे। सावन का महीना आया और दोनों सहेलियों को मायके आने का निमंत्रण मिला। वर्षों बाद जब वे एक दूसरे से मिलीं, तो दोनों की आंखें भर आईं। राधा ने सुगंधा को गले लगाकर कहा, तेरे बिना जीवन जैसे अधूरा है। सुगंधा ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन राधा उसकी आंखों में छुपे दर्द को पढ़ चुकी थी। सब कुछ ठीक है ना तेरे साथ? राधा ने पूछा। सुगंधा ने सिर झुका लिया। तू ही बता, क्या हंसी और सवाल करना गुनाह है? राधा ने उसका हाथ थामा। नहीं सुगंधा, गुनाह तो वो है जो तेरी हंसी छीन रहा है, पर तू अकेली नहीं है। मैं तेरे साथ हूं। हम साथ मिलकर सब ठीक करेंगे। सावन की छुट्टियां धीरे धीरे बीत रही थीं, लेकिन राधा और सुगंधा के लिए यह समय किसी अमूल्य खजाने से कम नहीं था। एक बार फिर वही पुराने दिन, वही तालाब किनारे की बातें और वही बेफिक्री। पर इस बार हंसी में एक अजीब सी कसक थी। राधा को सुगंधा की आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। एक दिन जब दोनों खेत के किनारे बैठी थीं, राधा ने सीधा सवाल किया, सुगंधा, तू अब पहले जैसी नहीं रही। क्या बात है जो तू मुझसे भी छुपा रही है? सुगंधा ने धीरे से अपना सिर राधा की गोद में रख दिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ पल बाद उसने कहा, राधा, वहां मैं सांस तो लेती हूं, पर जीती नहीं। सासू मां के डर से बात करने से पहले भी सोचना पड़ता है। हरिओम। वो तो जैसे बस अपने काम में ही डूबे रहते हैं। मैं क्या सोचती हूं, क्या महसूस करती हूं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। राधा ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, पर तू तो वो सुगंधा है जो हर गलत बात पर बोलने से नहीं डरती थी। अब क्यों चुप है? क्योंकि अब मैं बहू हूं, बेटी नहीं, और बहुओं की आवाजों को वहां नजरअंदाज किया जाता है, दबा दिया जाता है। हर दिन सोचती हूं, क्या यही वो जीवन है जिसकी मैंने कल्पना की थी? राधा ने गहरी सांस ली और कहा, तेरा दर्द मैं समझ सकती हूं। मेरा ससुराल भले ही थोड़ा बेहतर है, लेकिन वहां भी एक बहू को रोज खुद को साबित करना पड़ता है। फर्क बस इतना है कि वहां लोग बात तो सुनते हैं, पर तुझे तो जैसे बोलने का हक ही नहीं मिला। उसी रात राधा ने बहुत देर तक सोचा। उसे यकीन हो चला था कि सुगंधा को ऐसे माहौल में अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। अगली सुबह दोनों सहेलियां गांव के मंदिर के पीछे वाली पुरानी चौपाल पर बैठी थीं, जहां कभी बच्चों को पढ़ाया जाता था। राधा ने कहा, देख सुगंधा, तू खुद को बदल मत। अगर तेरी ससुराल तुझे स्वीकार नहीं कर रही, तो तू खुद को खोने की कोशिश मत कर। हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे ना सिर्फ तू बल्कि और भी कई औरतों की जिंदगी बदले। सुगंधा ने चौंक कर पूछा, मतलब ये कि हम एक महिला मंडल बनाएंगे जहां हर बहू, हर बेटी अपनी बात कह सके। तू सीतापुर में शुरू कर, मैं धानीपुर में। हम एक दूसरे से चिट्ठियों या फोन के जरिए संपर्क में रहेंगे। धीरे धीरे हम उन महिलाओं तक पहुंचेंगे जो अकेली हैं, डरी हुई हैं। सुगंधा को यह विचार कुछ अजीब लेकिन प्रेरणादायक लगा। पहली बार उसे ऐसा लगा कि उसकी चुप्पी को आवाज मिल सकती है। छुट्टियां समाप्त हुईं। राधा और सुगंधा विदा हुईं, लेकिन इस बार उनकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि उम्मीद थी। राधा ने जाते समय कहा, याद रख, तू अकेली नहीं है। अगर तू एक कदम बढ़ाएगी तो मैं 10 कदम साथ चलूंगी। सीतापुर लौटकर जब सुगंधा अपने घर पहुंची, तो सासू मां का वही कड़क लहजा था, हरिओम का वही उदासीन व्यवहार। पर इस बार सुगंधा ने मुस्कुराकर सबका स्वागत किया। वह जानती थी बदलाव धीरे धीरे आएगा, पर उसकी शुरुआत उसी से होगी। रात को उसने हरिओम से कहा, मैं मोहल्ले की कुछ औरतों को सिलाई बुनाई सिखाना चाहती हूं। क्या आप मुझे थोड़ा समय दे सकते हैं? हरिओम ने पहले तो कुछ कहा नहीं, लेकिन फिर बगैर किसी प्रतिक्रिया के कमरे से बाहर निकल गया। सुगंधा ने इस चुप्पी को भी एक संकेत माना। कम से कम मना तो नहीं किया। राधा ने भी अपने गांव में मंदिर के पास कुछ औरतों को इकट्ठा करना शुरू किया। वह उन्हें पढ़ाई, घरेलू हक और आत्मनिर्भरता के बारे में बताने लगी। पहले पहले औरतें झिझकती रहीं, लेकिन राधा की मधुर बातें और सहानुभूति ने उनका दिल जीत लिया। धीरे धीरे राधा की सासू मां को उसके काम की भनक लगी। एक दिन उन्होंने राधा से तीखे स्वर में पूछा, बहू, ये क्या औरतों को इकट्ठा करके बैठती है तू? घर के काम छोड़कर बाहर क्या करने लगी है?
राधा ने बड़ी नम्रता से जवाब दिया, अम्मा जी, मैं बस उन्हें थोड़ा पढ़ाना चाहती हूं ताकि वो भी अपने बच्चों को स्कूल का होमवर्क सिखा सकें, घर में हिसाब किताब समझ सकें। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। सासू मां ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर थोड़ी नरमी दिखी। वहीं सुगंधा की सासू मां ने जब मोहल्ले की औरतों को उसके घर आते देखा तो गुस्से में आगबूला हो गई। ये क्या तमाशा है? हमारे घर को पाठशाला बना दिया है क्या? सुगंधा ने पहली बार बिना घबराए कहा, अम्मा जी, ये महिलाएं अपना कुछ करना चाहती हैं। मैंने सिर्फ उन्हें एक जगह दी है। मैं बस उन्हें सिखा रही हूं। इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। ये शब्द सासू मां को अप्रत्याशित लगे, लेकिन सुगंधा की आंखों की चमक देखकर वे कुछ न कह सकीं। अब हर रविवार को सुगंधा के घर और राधा के गांव में महिला मंडली की बैठक होती। औरतें खुलकर बोलने लगीं, अपने दुख, अपनी इच्छाएं और अपने सपने साझा करने लगीं। ये मंडली सिर्फ एक समूह नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन रही थी, आवाज उठाने का, बदलाव लाने का। राधा और सुगंधा की दोस्ती अब एक मिशन बन चुकी थी और दोनों को यकीन था, अगर साथ हो तो कोई भी ससुराल एक जेल नहीं, बल्कि एक नया घर बन सकता है। धीरे धीरे सुगंधा और राधा की कोशिशों ने उनके अपने इलाकों में हलचल मचा दी थी। जहां पहले महिलाएं 4 दीवारों के भीतर ही अपने सपनों को मार देती थीं, अब वे एक दूसरे के साथ बैठकर उन सपनों को नाम देने लगी थीं। राधा की शिक्षाओं से कई बहुएं घर के हिसाब किताब, बच्चों की पढ़ाई और अपने अधिकारों के बारे में जानने लगी थीं। वहीं सुगंधा की पहल ने मोहल्ले की महिलाओं को अपनी पहचान बनाने का सपना दिखाया था। लेकिन यह बदलाव सबको रास नहीं आ रहा था। राधा की सासू मां, जिन्हें शुरू में लगा था कि यह सब थोड़े दिनों की धुन है, अब परेशान होने लगी थीं। गांव की कुछ बुजुर्ग महिलाएं जब आकर कहने लगीं कि तुम्हारी बहू तो सारे गांव की औरतों को पढ़ा रही है, कहीं बगावत न करवा दे, तो सासू मां ने एक दिन राधा को साफ शब्दों में कह दिया, बहू, घर की लक्ष्मण रेखा लांघना अच्छा नहीं होता। औरतों को ज्यादा समझ देने से घर बिगड़ते हैं, बनते नहीं। राधा ने विनम्रता से उत्तर दिया, अम्मा जी, अगर औरतें अपने पैरों पर खड़ी होंगी तो घर और मजबूत होंगे। जो घर एक समझदार बहू से डरता है वो टिकता नहीं, बिखरता है। वहीं सीतापुर में सुगंधा के पड़ोस के लोग अब कानाफूसी करने लगे थे। हरिओम की बहू ने तो मोहल्ले को सभास्थल बना दिया है, ये तो घर की इज्जत बाहर ले आई है। सासू मां अब खुलकर सुगंधा के खिलाफ बोलने लगी थीं। एक दिन जब मोहल्ले की 4-5 महिलाएं सिलाई सीखने आईं, तो सासू मां ने जोर से दरवाजा बंद करते हुए कहा, अब ये दुकान बंद कर, वरना मैं अपने बेटे से कह दूंगी कि तुझे तेरे मायके भेज दे। सुगंधा का चेहरा पीला पड़ गया, दिल कांप उठा, लेकिन राधा की बातें कानों में गूंजने लगीं। तू अकेली नहीं है, अगर तू एक कदम आगे बढ़ाएगी, मैं 10 कदम साथ चलूंगी। उस रात सुगंधा ने हिम्मत करके हरिओम से बात की। वह जानती थी कि अगर आज वह नहीं बोली तो शायद कभी नहीं बोल पाएगी। हरिओम जी, क्या आप मुझसे कुछ पूछेंगे कि मैं क्या चाहती हूं, या फिर बाकी लोगों की बातों पर भरोसा कर लेंगे? हरिओम ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या हुआ अब? सुगंधा ने सब कुछ विस्तार से बताया। मोहल्ले की बातें, सासू मां की धमकी और उसकी अपनी भावनाएं। कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर हरिओम ने धीमी आवाज में कहा, मैंने कभी यह सब इस नजर से नहीं देखा। मैं बस यही सोचता था कि तुम व्यस्त रहो तो अच्छा है, पर अब समझ आ रहा है कि तुम्हारे काम का असर कितना गहरा है। सुगंधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि राहत के थे। मैं तुम्हारे साथ हूं, हरिओम ने कहा, पर तुम्हें भी यह ध्यान रखना होगा कि घर और बाहर का संतुलन बिगड़ने न पाए। सुगंधा ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। शायद पहली बार पति ने उसे सुना था, समझा था। राधा की सासू मां ने भी जब देखा कि गांव की महिलाएं राधा को सम्मान की नजरों से देखने लगी हैं, तो उनका दिल थोड़ा पिघला। एक दिन जब गांव की सरपंच ने खुद आकर राधा से गांव की लड़कियों को पढ़ाने की बात की, तो सासू मां के चेहरे पर गर्व की एक रेखा झलक गई। उन्होंने कहा, अगर बहू गांव का नाम रोशन कर रही है तो मुझे और क्या चाहिए। अब राधा और सुगंधा ने मिलकर एक बड़ा कदम उठाने का निश्चय किया। वे चाहती थीं कि दोनों गांवों और आसपास के क्षेत्रों में महिला जागरूकता के लिए एक बड़ी बैठक हो, एक संगोष्ठी, जहां महिलाएं खुलकर
अपनी समस्याओं, अपने सपनों और अपने अनुभवों को साझा करें। राधा ने धानीपुर के सरपंच से मिलकर गांव के पंचायत भवन में कार्यक्रम की अनुमति ली, तो सुगंधा ने सीतापुर की नगर पंचायत से मदद मांगी। दोनों को आश्चर्य हुआ कि कई महिलाएं जिनसे वे पहले कभी मिली भी नहीं थीं, अब खुद आकर कहने लगीं, हमें भी बताइए, हम भी जुड़ना चाहते हैं। संगोष्ठी का दिन तय हुआ। दोनों जगह एक साथ कार्यक्रम रखा गया। धानीपुर और सीतापुर की महिलाएं एक दूसरे से पत्रों और वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़ी। यह कोई मामूली कार्यक्रम नहीं था, यही उन आवाजों का संगम था जिन्हें वर्षों से दबाया गया था। राधा मंच पर खड़ी हुई और बोली, हमारे ससुराल सिर्फ दीवारें नहीं, रिश्तों की जमीन है, और रिश्ते तब तक मजबूत नहीं बनते जब तक उनकी नींव में समानता, समझदारी और सम्मान न हो। सुगंधा ने अपनी बैठक में कहा, अगर हमें चुप रहने की आदत डाली गई है तो अब हमें बोलने की शुरुआत खुद करनी होगी। बदलाव हमारे कदमों से आएगा और हमारी बेटियां उस रास्ते पर चलेंगी जिसे हम आज तैयार कर रही हैं। सभा में तालियों की गूंज थी, आंखों में नमी थी और दिलों में साहस। कुछ लोगों ने फिर भी ताना मारा, कुछ ने यह सब बहुओं की उच्चृंखलता करार दिया। पर अब राधा और सुगंधा के पास जवाब था। समाज में बदलाव का असर उन महिलाओं पर दिख रहा था जो अब घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने लगी थीं, जो अपने बच्चों को स्कूल भेज रही थीं और जो अब पति के साथ बैठकर बजट की बात कर रही थीं। राधा ने एक दिन चिट्ठी में सुगंधा से लिखा, हमने सिर्फ एक बीज बोया था, लेकिन अब वो वटवृक्ष बनने की ओर है। और तू तो जानती है, जब पेड़ बड़ा होता है तो उसकी छांव हर किसी को चाहिए होती है, यहां तक कि वो लोग भी जो पहले उसे काटना चाहते थे। सुगंधा और राधा की कोशिशें अब एक चिंगारी से मशाल बन चुकी थीं। जो काम उन्होंने अपने दर्द से सीखा था, अब वह दूसरों की रोशनी बनता जा रहा था। गांवों की गलियों में, चौपालों में और पंचायत भवनों में अब औरतों की धीमी आवाजें तेज होती जा रही थीं। सुगंधा के घर की बैठक अब नारी प्रेरणा केंद्र कहलाने लगी थी। हर रविवार को वहां सिलाई, पढ़ाई और अपने अनुभवों को साझा करने का सत्र होता। उसी केंद्र में एक दिन आई सुमन, एक नई बहू जो हाल ही में पास के गांव से ब्याह कर आई थी। सुमन बहुत चुपचाप और सहमी हुई थी। सुगंधा ने उससे धीरे धीरे दोस्ती की। एक दिन जब बाकी महिलाएं चली गईं, सुगंधा ने सुमन से पूछा, कैसी हो? सुमन की आंखें भर आईं। उसने धीमे स्वर में कहा, दीदी, क्या यह जरूरी है कि बहू को सब सहना पड़े? क्या कोई उसे भी पूछेगा कि वो क्या चाहती है? सुगंधा ने उसका हाथ थामकर कहा, नहीं सुमन, अब यह जरूरी नहीं है। जरूरी है कि तुम खुद अपनी बात कहो। इस घर में तुम्हारा वजूद भी मायने रखता है और इस समाज में भी। सुमन की कहानी किसी एक बहू की नहीं थी, वो कई घरों की हकीकत थी। अब राधा और सुगंधा ने तय किया कि नारी प्रेरणा केंद्र में हर महीने एक नई बहू की कहानी सत्र रखा जाएगा, जहां हर कोई अपनी यात्रा साझा कर सकेगी, चाहे वो संघर्ष की रही हो या बदलाव की। राधा ने धानीपुर में शिक्षा पर जोर देना शुरू किया। उसकी छोटी सी पाठशाला अब ज्ञान कुटीर के नाम से जानी जाती थी। वहां सिर्फ महिलाएं नहीं, उनके बच्चे भी पढ़ने लगे थे। गांव की एक गरीब महिला कमला, जिसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था, अब खुद अपने बेटे को पढ़ाने लगी थी। एक दिन कमला ने राधा से कहा, बहू जी, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं किताब खोलूंगी, पर अब तो लगता है जैसे दुनिया की सबसे ताकतवर औरत बन गई हूं। राधा मुस्कुराई, कमला दीदी, असली ताकत किताब में नहीं, उसे पकड़ने की हिम्मत में होती है, और वो हिम्मत आपने दिखाई है। राधा की सासू मां, जो पहले इन सब कामों को बेख्याली मानती थीं, अब गांव में किसी से भी कहती थीं, हमारी बहू ने तो गांव की तकदीर बदल दी। राधा और सुगंधा को यह भी समझ में आ गया था कि बदलाव तब तक अधूरा है जब तक पुरुषों को साथ न जोड़ा जाए। उन्होंने पुरुष संवाद सत्र की शुरुआत की, जहां गांव के पुरुषों को बुलाकर चर्चा की जाती। एक सशक्त पत्नी एक सशक्त परिवार बनाती है। हरिओम, जो कभी सुगंधा की बातों में रुचि नहीं लेते थे, अब ऐसे सत्रों में बोलने लगे थे। उन्होंने खुद एक दिन कहा, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें, तो पहले हमें अपनी पत्नियों को आगे बढ़ने देना होगा, और उसके लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी।
उनकी बातें सुनकर कुछ बुजुर्ग पुरुषों ने पहले हंसी उड़ाई, लेकिन कुछ नौजवान पुरुषों ने तालियां भी बजाईं। यही तालियां उस बदलाव की निशानी थीं जो धीरे धीरे जड़ें जमा रहा था। अब राधा और सुगंधा ने मिलकर अगला लक्ष्य चुना, गांव की बेटियों को स्कूल तक पहुंचाना। कई घरों में अभी भी बेटियां चौथी पांचवी कक्षा के बाद स्कूल छोड़ देती थीं। कारण, अब बस शादी की उम्र हो गई है। बेटियां ज्यादा पढ़ जाएंगी तो जुबान चलाएंगी, या लड़कों की तरह पढ़ाई की जरूरत नहीं। एक दिन सुगंधा और राधा दोनों ने मिलकर एक अभियान चलाया, बेटी पढ़ेगी तभी घर बढ़ेगा। इस अभियान के तहत वे हर उस घर में जाती जहां बेटियां स्कूल छोड़ चुकी थीं। वे माता पिता से बात करती, स्कूल प्रिंसिपल से संपर्क करती और फिर उन बच्चियों को स्कूल वापसी की राह पर ले आती। एक लड़की थी, नेहा। उसका सपना था डॉक्टर बनने का, लेकिन 10वीं के बाद उसे घर बिठा दिया गया था। जब राधा ने नेहा के पिता से पूछा, आप बेटी की शादी करेंगे या उसका सपना पूरा करेंगे, तो उन्होंने गुस्से में कहा, सपने रोटी नहीं बनाते। राधा चुप नहीं रही, बोली, सपने ही वो ताकत हैं जो बेटी को अपने पैरों पर खड़ा करते हैं, और जब बेटी खड़ी होती है तो पूरा परिवार सम्मान से खाता है। कई दिनों की कोशिशों के बाद नेहा स्कूल लौटी और अब वह गांव की लड़कियों के लिए आदर्श बन चुकी थी। धीरे धीरे राधा और सुगंधा का कार्य इतना चर्चित हुआ कि एक स्थानीय अखबार ने उनकी कहानी छापी। 2 बहुएं, 2 गांव और एक बदलाव की क्रांति। फिर एक दिन जिला मुख्यालय से एक अधिकारी खुद मिलने आया। उसने कहा, सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए ऐसे कार्यों को सम्मानित करती है। हमें गर्व है कि हमारे जिले में आप जैसी महिलाएं हैं। कुछ ही हफ्तों बाद राधा और सुगंधा को राज्य स्तर पर नारी शक्ति पुरस्कार के लिए चुना गया। सम्मान मंच पर जब दोनों को बुलाया गया तो सैकड़ों महिलाओं की तालियों ने आसमान गूंजा दिया। सासू मां की आंखों में गर्व के आंसू थे और पति की निगाहों में सम्मान। उस रात दोनों सहेलियां एक दूसरे को फोन पर बात कर रही थीं। सुगंधा बोली, याद है, हम दोनों ने सिर्फ अपने ससुराल में सासू मां की आंखों से डरना सीखा था। राधा हंसते हुए बोली, और अब वही सासू मां हमारी तस्वीरें घर में पूजा के पास रखती हैं। दोनों देर तक हंसती रहीं। दर्द, संघर्ष, आंसू और आक्रोश सब पीछे छूट चुका था। अब सिर्फ थी एक नई शुरुआत, उस हर औरत के लिए जो अपने ससुराल को कैद नहीं, घर बनाना चाहती थी। सुगंधा और राधा की कहानी अब सिर्फ 2 ससुरालों तक सीमित नहीं रही थी। वह अब एक आंदोलन बन चुकी थी, एक ऐसी क्रांति जो महिलाओं की जुबान पर, बच्चों के ख्वाबों में और पुरुषों की सोच में धीरे धीरे जगह बना रही थी। लेकिन यह कहानी अब अपने अंतिम अध्याय की ओर बढ़ रही थी, जहां उनके द्वारा बोया गया बीज एक फलदार वृक्ष बनकर समाज को छाया देने वाला था। सुगंधा की छोटी बेटी आर्या अब 10वीं कक्षा में थी। एक दिन स्कूल में उसे एक भाषण प्रतियोगिता में भाग लेना था। विषय था, मेरे जीवन की प्रेरणा कौन है। जब आर्या मंच पर पहुंची तो उसने मंच पर खड़े होकर बिना कांपे बोलना शुरू किया, मेरी प्रेरणा कोई नेता नहीं, कोई अभिनेता नहीं, मेरी प्रेरणा मेरी मां है। उन्होंने सिर्फ हमें नहीं पढ़ाया, बल्कि पूरे मोहल्ले को आत्मनिर्भर बनाया। उन्होंने हमें सिखाया कि ससुराल डरने की जगह नहीं होती, बदलाव की शुरुआत होती है। मेरी मां वो है जो दूसरों के आंसू पोंछते हुए खुद मुस्कुराना जानती है, और अगर मैं कभी कुछ बन पाई तो मैं भी एक दिन किसी की प्रेरणा बनूंगी, ठीक उनकी तरह। पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर गया। सुगंधा की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वे आंसू गर्व के थे। वही बेटी जो कभी मां से पूछती थी, क्या बहू बनते ही सपने खत्म हो जाते हैं, अब खुद दूसरों के लिए सपना बन गई थी। उधर राधा का बेटा अंश जब अपने गांव के स्कूल से शहर पढ़ने गया तो इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया, आपके जीवन की सबसे बड़ी शिक्षक कौन है, तो उसने झिझकते हुए कहा, मेरी मां, जिन्होंने मुझे किताब थमाई और खुद भी उसे पकड़ना सीखा, जिन्होंने मुझे बताया कि बहू सिर्फ रसोई की नहीं, समाज की रीढ़ होती है। राधा की सासू मां जो कभी कहती थीं, बहू चुप रहे तो ही घर चलता है, अब मोहल्ले की अन्य सासों को समझाती थीं, बहू की पढ़ाई में निवेश करो, वो बेटे से ज्यादा लौट आती है। सुगंधा की सासू मां जो पहले उसके काम को नाटक कहती थीं, अब घर की महिलाओं को खुद उसकी बैठकों में भेजती थीं। एक दिन उन्होंने कहा, बहू ने सिर्फ घर नहीं संभाला, मोहल्ले को संभाल लिया।
राज्य सरकार ने नारी प्रेरणा केंद्र और ज्ञान कुटीर को मॉडल बनाकर आसपास के गांवों में लागू करने का निर्णय लिया। अब हर जिले में एक सुगंधा केंद्र और एक राधा विद्यालय खोलने की योजना थी, जहां महिलाएं न सिर्फ सिलाई या पढ़ाई सीखती थीं, बल्कि आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व के गुण भी सीखती थीं। एक बार राधा और सुगंधा को राज्य के मुख्यमंत्री ने आमंत्रित किया। वहां मंच पर उन्हें जब सम्मानित किया गया तो भीड़ में बैठे लोगों ने देखा कि दो सादे कपड़ों में लिपटी महिलाएं किस तरह इतिहास बदल रही थीं। अगर देश को आगे ले जाना है तो शहरों की नहीं, गांव की बेटियों को पढ़ाना होगा, और अगर ससुराल एक मां की दूसरी बेटी को उड़ने दे तो पूरा देश आसमान छू सकता है। सम्मान समारोह के बाद देर रात को राधा और सुगंधा एक छोटी सी पहाड़ी पर बैठी, जहां से पूरा गांव दिखता था। चारों तरफ बिजली की रोशनी थी। कहीं महिला केंद्र जगमगा रहे थे, कहीं से बच्चों की किताबें पलटने की आवाज आ रही थी। राधा ने कहा, सुगंधा, कभी सोचा था कि हम दोनों जो एक दूसरे से विदा होते वक्त रोई थीं, वो एक दिन इतने लोगों के लिए उम्मीद बन जाएंगी? सुगंधा मुस्कुराई। तब तो लगा था कि ससुराल बस एक पिंजरा है, पर तूने सिखाया कि पिंजरे में भी दरवाजे होते हैं, खोलने की हिम्मत चाहिए। राधा ने कहा, और तूने सिखाया कि हिम्मत अकेले नहीं चलती, उसे साथ चाहिए, सहेली चाहिए। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे मुस्कुरा रही थीं। हवा में एक शांति थी, वो शांति जो सैकड़ों संघर्षों के बाद मिलती है। अब दोनों ने मिलकर एक ट्रस्ट बनाया, सहेली संकल्प ट्रस्ट, जिसमें वे हर उस महिला की मदद करती जो ससुराल या समाज की बंदिशों में अपने सपनों को दबा रही हो। वे दोनों जगह जगह से आने वाली चिट्ठियां पढ़ती। कहीं से कोई महिला लिखती, मैंने आपकी कहानी पढ़ी और पहली बार पति से कहा कि मैं सिलाई सीखना चाहती हूं। कहीं से एक लड़की लिखती, आपको देखकर लगा कि बहू होना कमजोरी नहीं, ताकत है। दो सहेलियों का ससुराल अब कोई आम कहानी नहीं रही थी। यह उन लाखों महिलाओं की प्रतीक बन गई थी जो रोज समाज से लड़ती है, चुपचाप लेकिन मजबूती से। राधा और सुगंधा ने यह सिद्ध कर दिया था कि ससुराल का मतलब सिर्फ समर्पण नहीं होता, वहां बदलाव की शुरुआत भी हो सकती है। बस जरूरत होती है हिम्मत की और एक ऐसी सहेली की जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ी हो। क्योंकि जब दो महिलाएं साथ होती हैं तो सिर्फ दोस्ती नहीं होती, क्रांति होती है। ससुराल को कैद समझने वाली हर स्त्री के लिए यह कहानी एक पुकार है कि बदलाव मुमकिन है, अगर आप शुरुआत करें और कोई